नमस्कार। इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो संभवतः आपने जे साईं दीपक और उनकी किताब इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान के बारे में सुन रखा होगा। हम लोग एक श्रृंखला में कुछ दिनों तक इसी किताब को पढ़ने, उसकी चर्चा करने वाले हैं। इसे पढ़ने में हमें 3 सप्ताह से अधिक का समय लगा है और हम दूसरी किताबें भी पढ़ रहे थे, इसलिए अब इस पुस्तक के महत्वपूर्ण हिस्सों को पढ़कर दोबारा हम उस पर बात करने बैठे हैं। पुराने दौर में ऐसे बुक क्लब होते थे जहां पाठक अपनी पसंद की पुस्तकों पर बात करते थे। अब वो रही नहीं तो यूट्यूब ही सही। कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है और आप अपने प्रश्न कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें तो हर दिन नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो अब पुस्तक पर चलते हैं। भारतीय इतिहास को कैसे समझा गया, कैसे लिखा, पढ़ा और प्रसारित किया गया, ऐसा करने के नतीजे क्या हुए, इन सब पर काफ़ी चर्चा हाल के दौर में शुरू हो गई है। हमने ऑनलाइन दी गई कुछ समीक्षाएं इस पुस्तक के बारे में पढ़ी और इसका पहला भाग भी पढ़ा था। इतिहास, संस्कृति आदि के बारे में भारतीय दृष्टिकोण से साहित्य कम या नहीं ही लिखा गया है, ऐसा भी हमारा मानना था। तो जाहिर है कि इस पुस्तक को हम पढ़ते ही। इसे अंग्रेजी में लिखा गया है और 3 पुस्तकों की श्रृंखला में ये दूसरी पुस्तक होती है। तो इस कारण से मतलब भारतीय संस्कृति या फिर कहिए कि सिविलाइजेशनल नेशनलिज्म जो होता है उससे जुड़ी हुई पुस्तक होने के कारण हमने इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। अब पुस्तक की मुख्य बातें देख लेते हैं और इसकी मुख्य बात जो है वो ये है कि हिंदू समाज और मोहम्मडन समाज का सभ्यतागत अंतर जो है वो इसमें दर्शाया गया है। मोहम्मडन, जिन्हें मध्य पूर्वी औपनिवेशिक मानसिकता का कहा जा सकता है, उनकी सभ्यतागत चेतना और स्मृति जो है वो भारतीय हिंदुओं से बहुत अलग होती है। लेखक ने परिचय में ही उल्लेख किया है कि उन्होंने 1946 से 1950 के बीच घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को समझने की कोशिश की थी और इसके लिए उन्होंने जो शोध किया उससे लेखक 1905 से 1924 की घटनाओं को देख पाए, उसका महत्व उन्हें दिख गया। लेखक ने 1905 में बंगाल के विभाजन के मूल कारण को जब देखा तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में उभरे इस्लामिक आंदोलनों में उनकी नींव पाई गई। यानी 200 वर्षों से ये मध्य पूर्वी औपनिवेशिक सोच जो थी वो एक समुदाय में बनी रही। जे साईं दीपक खुद कई बार अपनी बातचीत में कहते रहे हैं कि हम वर्तमान में खिलाफत 2.0 से गुजर रहे हैं। मतलब ये कि जे साईं दीपक को उम्मीद है कि 2030 तक केरल, बंगाल या कश्मीर जैसी जगहों पर उथल पुथल भरा माहौल रहेगा, भू परिवर्तन होगा। अभी अगर हम लोग 2024 में जैसा माहौल देख रहे हैं उसमें ये असंभव तो बिल्कुल भी नहीं लगता। कश्मीर या फिर उत्तराखंड के चुनावों के दौर में जो न्यूज़ हमने देखे हैं उसके बाद अगर कोई ये कहता है कि ऐसा असंभव है तो वो स्वयं को फुसला रहा है। पुस्तक जो है वो मुगल साम्राज्य के पतन के दौर पर शुरू होती है और मोपला हिंदू नरसंहारों तक जाती है। यानी मोटे तौर पर ये 1700 से लेकर के 1920 के दौर की बात कर रही है। उत्तर मुगल काल यानी मुगल काल का जो अंत था उसमें जिन 2 उलेमाओं के बारे में विस्तार से इसमें बताया गया है वे हैं शाह वलीउल्लाह देहलवी और सैयद अहमद बरेलवी। ये 2 बड़े उलेमा हैं। इन्होंने 18वीं सदी में इस्लाम के पुनरुत्थानवाद को आकार दिया था। पंजाब के उत्तर पश्चिम में जो वहाबी सत्ता है उसके केंद्र की स्थापना, उत्तर भारत में इस्लाम के जो अलग अलग फिरके हैं उनकी स्थापना, जैसे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अलीगढ़, इन सब में उनका काफ़ी योगदान रहा। वहाबीवाद को जो बढ़ावा दिया गया एक दौर में तो उसे ब्रिटिश शासन ने कैसे समाप्त करने का प्रयास किया, इन सब पर सैयद अहमद खान की क्या राय थी, 2 राष्ट्र सिद्धांत की जो आधुनिक उत्पत्ति थी, इन सब पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके बाद लेखक ने बंगाल के विभाजन से लेकर खलीफत के आंदोलन तक को महत्वपूर्ण घटनाओं को प्राथमिक जो स्रोत होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज जो हैं, वहाँ से निकाला है। जिसे अक्सर आजकल खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, वो असल में तुर्की में इस्लामिक खलीफा को सत्ता दिलाने का आंदोलन था। इसलिए हिंदी में अगर कोई खिलाफत आंदोलन कहता है तो वो झूठ बोल रहा होता है।
इसे खलीफत आंदोलन ही कहना चाहिए। अंग्रेजी में इसे कैलिफेट मूवमेंट कहते थे, जिसका वामियों ने खिलाफत आंदोलन बना दिया है। किताब खलीफत दंगों पर होती है, खासकर मोपला हत्याकांड के सारांश के साथ समाप्त होती है। तो जैसा हम कर रहे होते हैं, उम्मीद है वो समझना आप भी शुरू करेंगे। खिलाफत नहीं, खलीफत कहिए। ये पुस्तक क्या करती है, इस पर वापस आए तो दो राष्ट्र सिद्धांत के जो प्रचलित मिथक हैं उनको ये तोड़ डालती है। दो राष्ट्र सिद्धांत की आधुनिक उत्पत्ति कैसे सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन से जुड़ा हुआ है, इसका पता चल जाता है। पुस्तक में 19वीं शताब्दी की कुछ कम ज्ञात घटनाओं को शामिल किया गया है। वहाबी आंदोलन और उत्तर पश्चिमी जो सीमांत प्रांत था उसमें संघर्ष की जो बातें होती हैं वो हमें नहीं पढ़ाई जाती। इस्लामिस्ट आंदोलन किसी उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया नहीं थे, असल में ये हिंदू और सिख पुनरुत्थान की प्रतिक्रिया थे, ये नहीं पढ़ाया जाता। ब्रिटिश और मुस्लिम दोनों एक दूसरे को मजहबी कारणों से एक दूसरे का करीबी मानते थे और इसलिए हिंदू की बजाय मुस्लिम जो थे वो अधिक स्वीकार्य, अधिक योग्य माने जाते थे। ये पुस्तक में कई प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से सामने आ जाता है। सूफियों के बारे में मेरे जैसे कुछ लोगों को अगर छोड़ दें तो लोग बात नहीं करते। इस पुस्तक में सूफियों की जो समावेशी प्रकृति है, या फिर जिसे हम लोग गंगा जामुनी तहजीब के नाम से जानते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात की गई है। इससे काफ़ी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, लेकिन चलिए कहीं से तो शुरुआत हुई है तो ये अच्छी बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सॉफ्ट नेशनलिज्म जिसको कहते हैं, उसकी उत्पत्ति और प्रगति के बारे में भी किताब कुछ कुछ बताती है। पुस्तक 1920 के दौर तक है, मतलब गांधी के उदय तक की बात की गई है। गांधी के उदय के कई साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक बड़ा धड़ा था वो कैसे खलीफत आंदोलन के समर्थन के लिए जिम्मेदार था, ये भी इस पुस्तक में दर्शाया गया है। यहाँ हम लोगों को एक बार जवाहरलाल नेहरू और तुर्की के कमाल पाशा यानी अतातुर्क का उदाहरण याद कर लेना चाहिए। दोनों ही आधुनिकतावादी थे। इन दोनों ने अपने देश के अतीत को भुलाने की कोशिश की। इन सभी में एक व्यक्तिगत विशेषता थी और वो थी कि ये लोग राजनैतिक रूप से निर्दय थे। संयोग से मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भी करीब करीब इसी तरह के थे। अपनी वो जो विचारधारा होती है वो लागू नहीं कर रहे होते थे, थोप रहे होते थे। तो कमाल पाशा ने न केवल खलीफा की परंपरा को तोड़ा बल्कि रातों रात तुर्कों पर रोमन वर्णमाला भी थोप दी। इसी तरह भारत में दो ऐसे प्रमुख थे जिनके पास इस्लामिस्ट सोच को सबसे स्पष्ट रूप से देखने की दृष्टि थी। एक थे डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे थे वीर सावरकर। तो लेखक जो हिंदू जनता पर कम दोष डालते हैं, हम उससे उतना सहमत नहीं होते। हमारा मानना है कि जज्बाती होने के बदले हिंदू बहुलतावाद, जिसमें सबका साथ सबका विकास की मूर्खता शामिल होती है, उसके बदले अगर थोड़ी समझदारी दिखाई गई होती तो स्थिति आज अभी से कुछ अलग होती। भारतीय राष्ट्रवाद ने जबरन थोपे गए बिल्कुल अलग विचारधारा वाले मोहम्मदन प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने से लेकर कट्टर खलीफत के आंदोलन को समर्थक देने तक जो समझौते किए हैं वो भारतीय सभ्यता के खिलाफ ही काम कर सकते थे। इसके अलावा उसका कोई और नतीजा नहीं निकलना था। इतिहास के भारतीय नेताओं को ज़्यादा दोष देने का आज क्या फ़ायदा, ये कुछ लोग पूछ सकते हैं। लेकिन 21वीं सदी में भी वही दृष्टिकोण अपनाने वालों को बाहर निकालना ज़रूरी है। मूल रूप से अगर हिंदू नेतृत्व सौदेबाजी के चक्कर में अपना दिमाग बेच न बैठे, ये चीज़ हमें देखनी होगी। सावरकर पुस्तक में लगभग अनुपस्थित है, तो उन्हें ढूंढने के लिए ये पुस्तक मत उठाइएगा। लखनऊ पैक्ट के बाद जिस हिंदू मुस्लिम एकता की चर्चा की गई है इस किताब में, वो एक दशक भी नहीं चली थी। इसलिए इसके बारे में जानना आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस काल के नेताओं को इससे सीख लेनी चाहिए थी। किताब के अंत में जिन दंगों का जिक्र किया गया है, खासतौर पर मोपला का जो हिंदू नरसंहार था, उन्हें पढ़ना लगभग असहनीय है। बहुत मुश्किल होता है उन्हें पढ़ना। एनी बेसेंट का जो गांधी जी को लिखा गया पत्र था, वो अगर आपने देखा होगा, कम से कम इतना जानते होंगे कि उन्होंने लिखा था कि भगवान न करे कि भारत को ऐसा नरसंहार दोबारा देखना पड़े। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी विभत्स घटना थी।
कोहाट जैसे जो कुछ कम चर्चित दंगे होते हैं उन पर भी प्रकाश डाला गया है। संयोग से कोहाट नरसंहार जो था उसका कारण ईशनिंदा था, जिसके लिए अभी हम लोग सड़कों पर उतरती हुई सरतन जुदा वाली भीड़ दिखती है, उसको देखते हैं। तो आज भी कोहाट दंगा जो है वो उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है। आज शुरू हो गया कुछ ऐसा नहीं है। तो जब मोपला दंगा के बाद हम लोग एक सदी के बाद ये लोग चर्चा कर रहे हैं, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फिर से सर उठा चुका है। अपने नारों में मोपला हिंदू नरसंहारों के मुखिया अली मुसलियार का नाम आप दिल्ली दंगों के दौर में सुन चुके हैं। यानी ये पुस्तक कई असुविधाजनक तथ्यों से आपका सामना करवा देती है। इसे घर में रखिए, अगली पीढ़ियों को पढ़ने दीजिए, और चर्चा तो हम लोग कर ही रहे हैं, प्रयास कीजिए कि और लोग भी इस चर्चा में जुड़े। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर भी कर लीजिए। लेखक ने इस पुस्तक में और अन्य चर्चाओं में भी ये सही ही कहा है कि भारतीय मन मस्तिष्क जो है वो उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म की जो 3 परतें होती हैं उसमें दबा हुआ है। सबसे पहले जिसे मध्य पूर्वी यानी मिडिल ईस्ट कहते हैं वो उपनिवेशवाद है, फिर फिरंगी यानी ब्रिटिश कोलोनियलिज्म है, और अंत में नेहरूवादी मार्क्सवादी भूरे साहबों का जो पोस्ट कोलोनियलिज्म है वो है। इस वजह से ये चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। हम में से कई लोग इसके अलग अलग हिस्सों पर बात करते हैं, किसी तरह से इन्हें एक साथ जोड़ा जा सके तो और बेहतर होगा। जे साई दीपक का इस पुस्तक में जो रुख है वो ये है कि अगर मोहम्मडन बिरादरी में धार्मिक सहिष्णुता की भावना मौजूद है भी, तो ये पूरी तरह उस व्यक्ति के हिंदू पूर्वजों के कारण है। जब उनके तर्क को हम लोग 18वीं शताब्दी के जो एक प्रभावशाली नेता थे सैयद अहमद बरेलवी, उनके कहे लिखे से जोड़ करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि 10वीं सदी के महमूद गजनी से वो खुद को जोड़ता था। तो आपको ये बात सही लगने लगेगी कि आज का आदमी 10वीं सदी के महमूद गजनी से खुद को जोड़ता है। तो अब चले हम लोग मंदिर के पुनर्निर्माण की बात पर, और उसकी तरफ देखें तो सीताराम गोयल और भारत में मंदिरों के विनाश के बारे में पढ़ने वाला हर व्यक्ति यही रुख रखता है कि वो सभी नष्ट किए गए 4000 मंदिर में से प्रत्येक वापस लाए जाएं। ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य लग सकता है, लेकिन सोमनाथ से लेकर राम मंदिर तक हमने कुछ मंदिर तो वापस लिए ही हैं। हिंदू समुदाय को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए हमारी लेखक से पूरी सहमति है। जे साई दीपक से मेरी पूरी सहमति होती है इस बात पर। अगर एक राजनीतिक दल हिंदुओं के लिए ये सब देने में सक्षम नहीं है, तो जो लोग ये दे सकते हैं ऐसे राजनीतिज्ञों को आगे लाया जाना चाहिए। यानी एक दल नहीं, हमें कई पार्टियों की ज़रूरत है, ये समझ में आता है। ये महत्वपूर्ण है कि किसी एक राजनीतिक इकाई को सब कुछ न देकर, सब कुछ उसके हवाले न करके कई राजनीतिक दलों को ये काम दिया जाए। भारत में जो लोग डीकोलोनियलिटी यानी उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे वो एनिमल क्विजीनो या अफ्रीकी दृष्टिकोण को नहीं पढ़ रहे होंगे। वो बहुत कम लोग जो होंगे वो ओरिएंटलिज्म या फिर दूसरे विदेशी लेखकों का जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। तो शुरुआत के लिए आप जे साई दीपक की इस किताब से या फिर इस श्रृंखला की पुस्तकों से शुरू कर सकते हैं। तो अब औपनिवेशिक सोच से मुक्ति के बारे में बात करते हैं। भारतीय और विशेषकर हिंदुओं की जो अभी केवल पढ़ने की संस्कृति है, उससे आगे बढ़ के हमें लिखने की संस्कृति की तरफ बढ़ना होगा। तो लोगों को मौजूदा जो सांस्कृतिक आधार है, ज्ञान का आधार है, उसे विस्तृत करने के लिए ज्ञान उत्पन्न करना होगा। लोग उसे पढ़कर 5 मिनट भाषण दे सकें, पूछने वालों को बता सकें। इसके लिए हमें लिखना भी शुरू करना होगा। उपनिवेशवाद विरोध और सांस्कृतिक प्रचार प्रसार एक जैसी बातें नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी को मिथिला पेंटिंग दिखाएं, उसे वो पसंद आए, वो पूछ ले कि ये क्या है। अब अगर हम मिथिला पेंटिंग का इतिहास, उसमें प्रयुक्त होने वाली प्राकृतिक रंगों के बारे में, किन कथाओं के आधार पर ये पेंटिंग्स बनती है, ये सब न बता पाए तो बात तो वहीं खत्म हो गई। पेंटर खुद लिख करके रखने वाला नहीं है, किसी को उससे पूछ पूछ कर इस सब के विषय में लिखना पड़ेगा। तो इसका नतीजा ये होता है कि आप जब पेंटर से उम्मीद करते हैं तो जानकारी जो है वो आम आदमी तक पहुंचती ही नहीं, पेंटर के पास तक ही सीमित रह जाती है। कोई उस पर फिल्में बनाए, कोई पॉडकास्ट बनाए, तभी तो जानकारी फैलेगी। इसके बिना हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ नहीं बढ़ सकते। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। आप राजनीतिक विचारों में भारतीय पक्ष रख रहे हैं,
आर्थिक मामलों में रख रहे हैं, नृत्य संगीत के बारे में लिखते हैं, सांस्कृतिक हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो उपनिवेशवाद से जो मुक्ति है वो एक ऐसी चीज़ है जिसे भारतीय संस्कृति अपने आप ही गुजर रही है। इसलिए संस्कृति के पक्ष में प्रश्न जो है वो आएंगे ही, और नेशन स्टेट वाली जो पुरानी थ्योरी है उसके बदले कल्चरल नेशनलिज्म की बात होगी। इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते आप क्या लिख पा रहे हैं, कोई नोट्स बना लेते हैं तो वो भी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पोस्ट लिखते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ इसका जिक्र करते हैं, तो उससे भी थोड़ी बात तो आगे बढ़ती ही है। मध्य पूर्वी उपनिवेशवाद कैसा दिखता था, इसका अगर आपको अच्छा उदाहरण देखना है तो फिलिस्तीन याद कर लीजिए। नेता मर चुके होंगे, आंदोलन आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका होगा, और फिर भी आंदोलन चुपके चुपके बढ़ता रहेगा और खुद को मुखर करने के लिए, सामने आने के लिए सही अवसरों और साधनों की प्रतीक्षा कर रहा होगा। उसका एक नेता जाकिर नाइक होगा, वो भाग जाएगा, तो दूसरा कोई शर्जिल इमाम जो है वो पैदा हो जाएगा। कोई भारत के टुकड़े टुकड़े करने की योजना बनाएगा तो कहीं से पीएफआई निकल आएगा। आप रजाकारों को मारकर भगाएंगे तो AIMIM जैसा उबासी जो है वो पैदा हो जाएगा, और वही काम हैदराबाद में वो आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। इसलिए अपनी आगे की चर्चाओं में हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर भड़कने के अलावा हम लोगों को और क्या करना चाहिए। तो हम लोग अपनी चर्चा में ये प्रयास करेंगे कि भारत में उपनिवेशवाद से मुक्ति का जो एक अंधविश्वास वाला युग में धोती पहनने और वेद पढ़ने वाले एक प्राचीन अतीत में वापस जाने की बात इसको समझ लिया जाता है, उससे निपटने के लिए हम लोग क्या करें। इस पुस्तक में कहीं कहीं पर वर्तमान के साथ समानताएं दिखाई गई हैं, हम लोग उन समानताओं पर भी बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि हमें ये अच्छी किताब लगी, इसलिए शायद इसे दोबारा पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। कीमत के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये करीब 600 रुपये में अमेजन और दूसरे माध्यमों पर उपलब्ध है। मोटाई के हिसाब से अपेंडिक्स और नोट्स हटा दें तो ये 530 पन्ने की किताब है। 2-3 पेज का एक छोटा सा इसमें इंट्रोडक्शन है। आज से इस चर्चा की शुरुआत की है। समय में हम थोड़ा सा बदलाव करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है 10 दिनों में यह चर्चा पूरी हो जाएगी। अगर आप कमेंट्स में बताएं कि कोई और समय इससे बेहतर हो सकता है तो थोड़ी सुविधा रहेगी। और अब आज के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।